ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग ने एक ऐसा नक्शा बना दिया है जिसमें महाज सिर्फ मिसाइलों के नहीं रहे। एक तरफ आबनाए हरमुज है, दूसरी तरफ बुहेरा अहमर और बाबुल मंदब, और अब शिमाल में बुहेरा कैस्पियन भी खतरे के नक्शे पर आ चुका है। बज़ाहिर ये तीन अलग समुद्री रास्ते हैं, लेकिन ईरान के लिए इन तीनों का ताल्लुक एक ही सवाल से है। जंग के दौरान ईरान अपना तेल कैसे बेचेगा, अपनी ज़रूरत की अशिया कैसे मंगवाएगा और अपनी मईशत को चलता कैसे रखेगा। 26 जुलाई 2026 तक सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका दोबारा ओमान की सालसी में मुज़ाकरात की तरफ लौटे हैं और अमेरिकी हमलों में आर्जी वक्फा आ चुका है, जबकि ईरान ने भी खित्ते में अपने जवाबी हमले जो हैं वो रोक रखे हैं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि आबनाए हरमुज दोबारा खोलने के मामले पर ओमान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है, मगर यहाँ एक बुनियादी गलत फहमी पैदा हो सकती है। मिसाइल रुक जाना और मईशत का बहरान ख़त्म हो जाना एक ही चीज़ नहीं है। ईरान की असल मुश्किल ये है कि ये जंग ने उसके सबसे कीमती असासे यानी तेल को आलमी मंडी तक पहुंचाने के रास्ते को महदूद कर दिया है। ईरानी वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक जंग के दौरान ईरान ने तकरीबन 11.5 अरब डॉलर का खाम तेल फरोख्त किया, जबकि गुज़श्ता माह होने वाले अमरीकी ईरानी मुफाहमती समझौते के दौरान मजीद 6.5 अरब डॉलर की फरोख्त हुई। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ये दोनों एदाद मिलाकर सालाना बजट में मुकर्रर किए गए तेल की आमदनी के हदफ का तकरीबन 60% बनते हैं। लेकिन असल मसला यहाँ रकम का नहीं, रकम तक पहुंचने का रास्ता है। क्या है, उसी का तज़किरा इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ईरान का तकरीबन 90% खाम तेल बरामद करने का इंहिसार जो है वो खारिज जजीरे पे है। जब जनूबी बंदरगाहों के गिर्द अमरीकी बहरी नाकाबंदी सख्त होती है तो ईरान के पास तेल मौजूद रहता है, खरीदार भी मौजूद रहते हैं, मगर उसे जहाज़ तक पहुंचाना और जहाज़ को ईरानी पानियों से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। यानी तेल ज़मीन के नीचे या ज़खायर में मौजूद रहने के बावजूद रियासत के लिए फौरी आमदनी नहीं बनता। यही वजह है कि आबनाए हरमुज की लड़ाई को सिर्फ समुद्री रास्ते की लड़ाई समझना गलत है। ये ईरान की नकद आमदनी की शरक पर दबाव है। इसका एक सबूत पहले भी सामने आ चुका है। 13 अप्रैल को आयद होने वाली साबका अमरीकी बहरी नाकाबंदी 2 माह से कुछ ज्यादा अरसे तक जारी रही थी और ईरानी हुकाम ने उस दौरान खाम तेल की बरामदात को तकरीबन सिफर के करीब करार दिया था। अब अगर दूसरी नाकाबंदी भी तवील हो जाती है तो मसला सिर्फ बरामदात का नहीं रहेगा, जखीरा करने की गुंजाइश, पैदावार, पेट्रोकेमिकल सनत और दोबारा मामूल की तजारत बहाल करने की लागत भी मुतासिर होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जुलाई तक अमरीकी फौज ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 12 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील किया, 2 जहाज़ों को नाकारा किया और 2 पर फौजी एहलकार उतार कर सवार हुए। अमरीकी फौज ने ईरानी तेल से मुंसलिक टैंकर, 4 मीनार पर हेलीकॉप्टर से मुसल्लह एहलकार उतारने की वीडियो भी जारी की। वहां जंग की एक नई शक्ल सामने आई। पहले नाकाबंदी का मतलब होता था कि दुश्मन के जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने ना दिया जाए। अब नाकाबंदी में तजारती जहाज को रोकना, उसका रास्ता तब्दील कराना, उस पर सवार होना और उसकी कानूनी हैसियत को पाबंदियों के जरिए मुतनाज़ बनाना भी शामिल है। जंगी बहरी ताकत और आलमी मालियाती निज़ाम एक ही ऑपरेशन का हिस्सा बन जाते हैं। ईरान ने जवाब में आबनाए हरमुज को तकरीबन बंद रखा। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरानी फ़ौज रोज़ाना मुतअद्दिद जहाज़ों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ती रही। उसी दौरान एक बहरी जहाज़ के बारूदी सुरंग से टकराने की खबर भी सामने आई। अगर यही सूरत हाल नाकाबंदी वाली तवील रहती है तो ईरान सिर्फ अमरीका को नहीं रोक रहा, वो खुद भी अपनी सबसे अहम तजारती गुजरगाह से महरूम हो रहा है। यही इस जंग का सबसे खतरनाक तजाद है। ईरान आबनाए हरमुज को बंद करके अमरीका पर दबाव डाल सकता है, मगर उसी बंदिश से ईरान की अपनी मईशत भी घुटने लगती है। अब सवाल ये नहीं कि ईरान के पास तेल कितना है, सवाल ये है कि वो उसे बेचेगा कैसे। ईरान की मईशत जंग शुरू होने से पहले भी सेहतमंद नहीं थी। कई साल की अमरीकी पाबंदियां, महंगाई, कमज़ोर ख़रीदारी की कुव्वत, साख्ती मसाइल और अंदरूनी इंतज़ामी जो कमज़ोरियां हैं वो पहले ही मईशत को दबाव में रखे हुए थी। जंग ने इन मसाइल को ख़त्म नहीं किया बल्कि एक दूसरे के ऊपर रख दिया। सबसे हसास मसला कुदरती गैस का है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक जंग से पहले ईरान तकरीबन 650 मिलियन मकब मीटर रोज़ाना कुदरती गैस पैदा कर रहा था, लेकिन अमरीकी और इजरायली हमलों के नतीजे में तकरीबन 230 मिलियन मकब मीटर यौमिया पैदावार मुतासिर हुई। हुकूमत का कहना है कि आने वाले महीनों में उसमें से भी 100 मिलियन मकब मीटर से ज्यादा सलाहियत बहाल करने की कोशिश की जाएगी। ये अदद महज तवानाई के शोबे का अदद नहीं है। गैस कम हो तो बिजली मुतासिर होती है, बिजली कम हो तो सनत मुतासिर होती है, सनत मुतासिर हो तो रोजगार मुतासिर होता है, रोजगार मुतासिर हो
तो जंग का असर सरहद से निकल के घर के अंदर पहुंचता है। ईरान पहले ही पेट्रोल के हवाले से एक अजीब सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क में रोजाना 20 मिलियन मीटर से ज्यादा पेट्रोल का खसारा बताया गया है। उसी कमी को दरामदात, ज़खायर और पेट्रोल में मुख्तलिफ अज्जा की आमेजिश से पूरा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत शहरियों से कम इस्तेमाल की अपील भी कर रही है। अगर किल्लत जारी रहती है तो पेट्रोल के माहाना कोटे के तीसरे दर्जे की कीमत दुगनी करने पर भी गौर किया जा रहा है। तो यहाँ पर तारीख एक खतरनाक इशारा देती है। ईरान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ इक्तसादी फैसला नहीं रही। नवंबर 2019 में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद मुल्कगीर एहतजाज फूटे थे। दिसंबर 2025 की कीमतों में इजाफे के बाद भी एहतजाज की एक बड़ी लहर सामने आई थी, जिसके बाद जनवरी में सख्त क्रैकडाउन हुआ। ऐसे मुल्क में जहां जंग पहले ही मईशत को दबा रही हो, पेट्रोल की कीमत में इजाफा महज बजट का मामला नहीं रहता, वो सियासी खतरा भी बनता है। फिर बिजली आती है। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश जारी है। बिजली की कमी सिर्फ बल्ब बंद नहीं करती, वो पानी की फराहमी, मवासलात, सनत और रोजमर्रा कारोबार से भी जो है वो मुतासरीन को सामने लाती है। सदर मसूद पेशकियान ने सनतों को सितंबर के आखिर तक बिजली की बंदिश से बचाने की हिदायत दी है, ताकि रोजगार के पहले ही जो बाजार है उस पर मजीद दबाव न पड़े, और बाजार इस वक्त जख्मी दिखाई देता है। लेकिन शायद सबसे खामोश बहरान खरीदारी की कुव्वत का है। जो चीनी कस्टम्स के एदाद हैं उसके मुताबिक चीन के साथ ईरान की गैर तेल तजारत मार्च और जून में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 75% तक कम हुई। चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और ईरानी तेल का अहम खरीदार है। यानी जंग ने ईरान के दुश्मन के साथ तजारत नहीं रोकी, बल्कि दोस्त मुल्क के साथ तजारत भी मुश्किल बना दी। यहाँ एक और अदद जो है वो पूरी कहानी को बदल देता है। ईरान में गुर्बत के बारे में गुज़श्ता साल रियासती पेंशन फंड से मुंसलिक सबा पेंशन स्ट्रेटजीज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन 5 साल पहले 30% से कुछ ज़्यादा ईरानी गुर्बत की लकीर से नीचे थे, जबकि 2026 में शराब 45% तक पहुंचने और मजीद बढ़ने का अंदाज़ा लगाया गया था। अब आप तसव्वुर करें कि तेल की बरामद मुश्किल, गैस की पैदावार मुतासर, पेट्रोल में रोज़ाना करोड़ों लीटर का खसारा, बिजली में बंदिश, चीन के साथ तजारत में बड़ी कमी और दूसरी तरफ जंगी अखराजात। ऐसे में हुकूमत के पास 3 ही रास्ते बचते हैं: मजीद कर्ज या माली दबाव, मजीद कीमतें बढ़ाना, या जंग जल्द ख़त्म करके तजारत को बहाल करना। मगर जंग ख़त्म करने का फैसला अब भी सिर्फ तेहरान के हाथ में नहीं है, क्योंकि हरमुज से आगे जंग का जोग्राफिया फैल चुका है। अगर जंग सिर्फ आबना हरमुज तक महदूद रहती तो ईरान के लिए बहरान एक मखसूस जोग्राफियाई दायरे में रहता। मगर अब मसला यह है कि ईरान से मुंसलिक कुव्वतें और मुखालिफ रियासतें दूसरे समुद्री रास्तों को भी जंग का हिस्सा बना रही हैं। यमन में हूथियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बहेरा अहमर में नाकाबंदी का ऐलान किया हुआ है। सऊदी मफादात से मुंसलिक जहाज़ों को निशाना बनाने या वापस मोड़ने की कार्रवाइयाँ हैं। सऊदी अरब ने जवाब में यमन के हूती ज़ेर कब्जा इलाकों पर बड़े फ़ज़ाई हमले किए हैं, और ये वाक़या बज़ाहिर ईरान से दूर लगता है, लेकिन आलमी तजारत के नक्शे पर इसे हरमुज से अलग नहीं देखा जा सकता। आबना हरमुज खलीज से तेल बाहर निकालती है, बाबुल मंदब बहेरा अहमर को खलीज अदन से मिलाता है, और बहेरा अहमर के जरिए जहाज सवेज नहर तक पहुंचते हैं। यानी एक रास्ता खलीज के मशरकी दरवाजे को मुतासिर करता है, दूसरा अरब दुनिया के जनूबी दरवाजे को। चीन सुपर टैंकर समेत दर्जनों तजारती जहाज अब भी बाबुल मंदब से गुजार रहा है, लेकिन जंगी खतरे की वजह से इंश्योरेंस और जंगी खतरे के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि जहाज अगर डूब भी ना रहा हो तो तजारत फिर भी महंगी होती चली जा रही है। फिर इस नक्शे में एक ऐसा समंदर दाखिल होता है जिसे आमतौर पर मशरक़ वस्ता की जंग से दूर समझा जाता है, यानी बहेरा कैस्पियन। यूक्रेन ने एक ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने की तस्दीक की, और ईरानी हुकूमत के मुताबिक ये कोई जंगी जहाज नहीं बल्कि रूस के शहर एस्तरा खान से लोहा लेकर ईरान के बंदर जो अंजली वाला रास्ता था वहां पे पहुंच रहा था। तो ईरानी हुकाम के मुताबिक एक मल्ला उसमें मारा गया, 3 जख्मी हुए। तेहरान ने यूक्रेनी नाज़िमुल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज किया, खबरदार किया कि यह कार्रवाई जवाब के बगैर नहीं रहेगी, हम इसका जवाब देंगे। तो यहां असल अहमियत जहाज से ज्यादा जुग्राफिये की तब्दीली है। ईरान का शिमाली समुद्री तजारत का निज़ाम रूस, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आज़रबाईजान से जुड़ा हुआ है। ईरान इन रास्तों से गंदम, मकई, जौ, जानवरों की खुराक, लकड़ी और खाद जैसी अशिया हासिल करता है। दूसरी तरफ ईरान शिमाली रास्ते से तामीराती सामान, फौलाद, ज़रई मसनूआत और कुछ पेट्रोकेमिकल मसनूआत बरामद करता है। यानी अगर हरमुज ईरान का जनूबी मुआशी दरवाज़ा है तो कैस्पियन उसका शिमाली मुतबादिल दरवाज़ा है, और अब पहली बार यह दरवाज़ा भी जंग के असर में आ गया।
یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ کا تصور بدل جاتا ہے۔ پہلے سوال تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کہاں لڑ رہا ہے، اب سوال یہ ہے کہ ایران کے لیے کون سا راستہ محفوظ بچا ہے۔ جنوب میں ہرمز خطرے میں ہے، جنوب مغرب میں باب المندب متاثر ہے، شمال میں کیسپین پہ حملہ ہو چکا ہے، اور اندرون ملک توانائی، پیٹرول، بجلی اور تجارت دباؤ میں ہے۔ اس لیے ایران سے وابستہ بعض سخت گیر تجزیہ کار اب چین اور روس کے ساتھ تعلقات مزید گہرے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف سفارتی انتخاب نہیں بلکہ ایک جغرافیائی مجبوری بھی بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایران کہتا ہے ہم برداشت تو کر لیں گے لیکن اس حد تک برداشت کریں جس حد تک دائرہ کار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو۔ اس وقت ایران کے سامنے ایک انتہائی پیچیدہ انتخاب ہے۔ اگر وہ ہرمز مکمل طور پہ کھول دیتا ہے، عالمی تجارت کو ریلیف ملے گا، مگر امریکہ کے مقابلے میں اس کی سب سے بڑی سمندری قوت دباؤ کم ہو جائے گی۔ اگر وہ ہرمز کو بند کرے گا تو امریکہ اور خلیجی ممالک پہ معاشی دباؤ برقرار رہے گا، مگر ایران خود بھی تیل درآمدات اور تجارت سے محروم رہے گا۔ اگر ہوتی باب المندب میں دباؤ بڑھائیں گے تو سعودی عرب اور عالمی تجارت متاثر ہوگی، مگر جنگ کا دائرہ مزید پھیلے گا، اور اگر کیسپین کے اندر مزید حملے ہوتے ہیں تو ایران کا شمالی متبادل راستہ بھی خطرے میں آ جائے گا۔ اسی لیے عمان کے ذریعے جاری مذاکرات کو صرف سفارتی ملاقات سمجھنا غلط ہے۔ اس مذاکراتی میز پہ دراصل سمندری راستے، تیل کی برآمد، امریکی ناکہ بندی، ایرانی خود مختاری اور عالمی تجارت ایک ہی وقت میں زیر بحث ہیں۔ 26 جولائی تک امریکی حملوں میں 2 راتوں کا وقفہ آیا۔ امریکی سفیر برائے اقوام متحدہ مائک والٹس کے مطابق صدر ٹرمپ مذاکرات کو کچھ گنجائش دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی خطے میں اپنے جوابی حملے روکے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عمان کے ساتھ ہرمز دوبارہ کھولنے پہ گفتگو میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات شروع ہوتے ہی ایران کی اقتصادی مشکلات ختم ہو جائیں گی تو وہ جنگ کے معاشی اثر کو بہت سادہ سمجھ رہا ہے۔ ایک بند بندرگاہ دوبارہ کھولی جا سکتی ہے، ایک جہاز دوبارہ روانہ ہو سکتا ہے، ایک تیل کا کنواں دوبارہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ تجارتی اعتماد جو جنگ میں ٹوٹ جاتا ہے اسے واپس آنے میں کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ ایک تاجر کو صرف یہ یقین نہیں چاہیے کہ آبنائے ہرمز آج کھلی ہے، اسے یہ یقین چاہیے کہ 6 ماہ بعد بھی کھلی ہوگی۔ ایک انشورنس کمپنی کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آج کوئی میزائل نہیں گرا، اسے یہ یقین چاہیے کہ کل کوئی ڈرون، بارودی سرنگ یا بحری ناکہ بندی اس کے جہاز کو خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ ایک چینی خریدار کو صرف تیل کی قیمت نہیں دیکھنی، اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایرانی تیل لے جانے والا جہاز محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچے گا یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اس کے معاشی سائے باقی رہ سکتے ہیں، اور ایران کے لیے سب سے بڑا سوال شاید یہی ہے کہ کیا وہ دوبارہ وہی ایران بن سکے گا جو جنگ سے پہلے تھا، یا اس جنگ نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک ایسی معیشت میں تبدیل کر دیا ہے جسے ہرمز، روس، چین، کیسپین اور خلیج کے درمیان نئے راستے تلاش کرنا ہوں گے، کیونکہ اب جنگ کا نقشہ صرف میزائلوں سے نہیں بن رہا، یہ نقشہ جہازوں کے راستے، تیل کے ٹینکرز، بجلی کی لائنز، پیٹرول کے کوٹے، انشورنس کی قیمتوں، بندرگاہوں اور آب ایرانی کے خالی ہوتے ہوئے بٹوے سے بن رہا ہے۔ اور شاید اس پوری جنگ کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ ایران کی معیشت کو دبانے کے لیے اس کی سمندری شہرک پر دباؤ ڈال رہا ہے، جبکہ ایران امریکہ اور عالمی منڈی پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسی شہرک کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس ہتھیار سے ایران دوسروں کو روک رہا ہے، اسی ہتھیار کا ایک سرا ایران کے اپنے ہاتھ میں بھی بندھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں ایران اس کا جواب کس طریقے سے لیتا ہے اور اپنی معیشت کو کس طریقے سے بحال کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔